5 बजे मैं साइकिलिंग करने निकल जाता हूँ और पर डे हम लोग 40 to 50 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। मेरे आईटी के बैचमेट्स थे, वो यूएस में अच्छी नौकरी में थे। दे वर हैविंग देयर ओन कार्स एंड बंगलोज एंड आई वाज लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि मैं 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ। डिफिकल्ट तो था, आई विल नेवर से कि बिकॉज आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इट वाज वेरी इजी। सो वन थिंग दैट आई लर्न ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फॉलन डाउन। गिरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद आपको फिर से उठना इम्पॉर्टेंट है। इन केस ऑफ गुना, रात में एकदम से बाढ़ आई थी ऑन 21st इवनिंग एंड 21st मॉर्निंग तक वी वर गेटिंग सो मेनी कॉल्स लाइक कि हर जगह ये था कि हमारे गांव में पानी अब भरते जा रहा है। सो देयर वाज नो इंसिडेंट्स, लाइक देयर वाज नो कैजुअलिटी एंड वी रेस्क्यूड अराउंड 1300 पीपल इन अ सिंगल डे। आई नेवर डाउटेड दैट आई विल नेवर बी सिलेक्टेड। इट वाज अ मैटर ऑफ थिंग दैट I will either never give UPSC or I will get selected. A healthy mind resides in a healthy body. UPSC ने already जो questions पूछे हैं, अगर आप उनको आंसर कर पा रहे हैं after your reading, then you are going in the right direction. खासकर एस्पिरेंट्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका मूल मंत्र सिर्फ 3 होना चाहिए, वो 3 R's में कहता था उसको, तो रीड, रेस्ट एंड रिवाइज। आई थिंक इसका बेटर आंसर मेरे बेटर हाफ ही दे पाएंगे, तो वी कैन कॉल हर एंड आस्क हर दिस क्वेश्चन। कैन वी इनवाइट सर? यस यस श्योर। हम लोग की तो अभी यूरोप में है कुछ कंट्रीज रोड ट्रिप के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राहुल गर्ग। एजीसी में आप लोगों का स्वागत है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई ना कोई ख्वाब देखता है। किसी के वो ख्वाब पूरे होते हैं और किसी के वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। जिनके ख्वाब पूरे होते हैं वे सफलता के झंडे गाड़ते हैं। 2014 से अनुजगर कोचिंग की स्थापना से ही हमारा ये प्रयास रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स की तैयारी में हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। उस उद्देश्य से ही हम आपके लिए अनुजगर कोचिंग यूट्यूब चैनल लाए, जहां हम हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते आ रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं, जहां हम सफल लोगों के माध्यम से आपको सफलता के गुण सिखा पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ हम बात करेंगे जाने माने IAS ऑफिसर से, जो अपना अनुभव आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। और आज हमारे साथ गुना शहर के अपर कलेक्टर IAS आदित्य सिंह सर जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं आदित्य सिंह सर से। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। और सर, आपने IAS बनने के बारे में कब से सोचना स्टार्ट किया, या आपका और कुछ भी ड्रीम था? इसकी शुरुआत तो हमारे स्कूल के टाइम पे ही हो गई थी। बचपन में मुझे लगता है जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे स्कूल में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो इसमें एक इंसिडेंस था कि मैं किसी फैमिली वर्क के कारण हम लोग पन्ना गए थे, वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हमें कुछ काम था। तो आई वॉज इन फर्स्ट और सेकंड क्लास, सो आई डिडंट नो कि IAS क्या होता है या कलेक्टर की इंस्टीट्यूशन क्या होती है। तो जब हम लोग वहाँ गए, तो जब मैंने देखा कि कलेक्टर इतना इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होल्ड करता है, एंड देन हम लोग, मुझे याद है गर्मी के समय में हम लोग गए थे, एंड देन व्हेन वी मेट हिम इट वाज सच अ कॉर्डियल मीटिंग, एंड देन आई आस्क्ड हिम कि सर व्हाट इज़ द पोजीशन दैट यू होल्ड। तो उन्होंने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। तो कई बार आपको कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो मन में छाप छोड़ देते हैं, तो वो एक इंसिडेंस था। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हमें कलेक्टर का जो रोल होता है एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में, वो और क्लियर होते गया। तो वो एक जो आप कह सकते हैं दृढ़ निश्चय रहता है कि यही हमें लाइफ में करना है, तो वो एक भूमिका और अच्छे से बनती गई। तो ये तो हमने स्कूल टाइम पे डिसाइड किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं IIT में मैंने ग्रेजुएशन किया था IIT रुड़की से। तो वहाँ भी हम लोग कुछ ऐसे हमें सीनियर्स मिले जो खुद भी UPSC एस्पिरेंट थे और IAS को परस्यू कर रहे थे। तो वो एक चीज़ और ऐड ऑन होते गई, और वहीं से जो हम लोगों का एक लक्ष्य था वो और सुदृढ़ होता गया, और उसको पाने के लिए हम लोग और सशक्त होते गए। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। और जैसे कि मुझे जानने को मिला कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं और उसके बाद आप साइकिलिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद बैडमिंटन खेलने आप जाते हैं। जी, आई थिंक इसकी स्टार्टिंग हमारी प्रिपरेशन का टाइम से ही हो जाती है। एक IAS ऑफिसर या कोई भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत अहम बात होती है कि आप जितने जल्दी उठें आपका दिन उतने जल्दी स्टार्ट होता है। कई बार रूटीन कारण हम लोग ऑन द टाइम नहीं उठ पाते हैं, बट जनरली आई गेट अप अराउंड 4 AM एंड आफ्टर दैट 1 आवर मैं योगा और थोड़ा सा कुछ रीडिंग करता हूँ। उसके बाद 5 बजे मैं साइकिलिंग करने निकल जाता हूँ, और पर डे हम लोग 40 to 50 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। मेरे साथ एक यहाँ लोकल के साइकिलिस्ट हैं। उसके बाद मैं 7 बजे तक वापस आ जाता हूँ, और 7 से 8:30 तक मैं टेनिस खेलता हूँ।
और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपको जो डिसीजंस लेने हैं और अगर आपका फिजिकल फिटनेस उस लेवल का नहीं है तो आपका एक कहीं ना कहीं मेंटल पीस और माइंडसेट जो रहता है वो डिस्टर्ब रहता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज एस्पिरेंट्स टू गेट अप ऑन टाइम एंड डू समथिंग फिजिकल so that you can also have a correct mindset for the entire day. जैसे कि सर आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना देन ऑफिस, तो इसका राज क्या है इतनी एनर्जी का? आई थिंक इसका राज है, एक तो आपको अपना रूटीन सेट करना चाहिए। बॉडी की जो क्लॉक है वो बहुत इजीली इस्टेब्लिश नहीं होती है, बट वंस इट इस्टेब्लिशेस इट्स ऑल अ डाउन हिल। आपको अपने हिसाब से बॉडी जो है वो खुद डिमांड करती है। कई बार अगर आप चाहेंगे कि आप जल्दी नहीं भी उठें तो भी आपकी नींद खुल जाती है टाइम पे। तो एनर्जी का स्रोत बेसिकली तो आई थिंक हमेशा से स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव रहा था। दूसरा, आई ऑलवेज एम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई ईट, जंक फूड आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। एंड अदर देन दैट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो रहती है, क्योंकि अगर हम अपना 100% फील्ड पे और ऑफिस में नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने इस पद के साथ, इस पोस्ट के साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं। सर एक टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इशू आता है स्टूडेंट को, उनको हमेशा ये इशू आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, तो इसमें आपके क्या व्यू हैं, कैसे एक एस्पिरेंट को टाइम को मैनेज करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप किसी भी पद पे होते हैं तो आपके पास सभी के लिए आई थिंक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 24 आवर्स अ डे। तो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट और एक सक्सेसफुल ऑफिसर के पास भी 24 आवर्स होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वी शुड नॉट चेज द क्लॉक रैदर देन वी शुड सेट द टाइम। तो हमें हर चीज़ का टाइम एक अपना सेट रखना चाहिए, खासकर हम कब उठते हैं और हम कब सोते हैं। तो हमारा एक जो दिन के 2 मेन पहलू रहते हैं, अगर हम उनको सेट कर लेते हैं तो बीच का जो रहता है वो सेट करना ईजी रहता है। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप यदि अपनी डेली रूटीन को एक आई थिंक लॉन्ग टाइम तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आपका टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। खासकर एस्पिरेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका मूल मंत्र सिर्फ 3 होना चाहिए, वो 3 R's मैं कहता था उसको। तो रीड, रेस्ट एंड रिवाइज, ये आपकी प्रायोरिटी है। आप सुबह उठ के सबसे पहले अपना रीडिंग जो आपको करना है वो करें, फिर बिकॉज आपकी बॉडी एक टाइम बाद रेस्ट मांगती है तो आप रेस्ट करें, एंड देन अगेन वॉट एवर यू थिंक आपने पढ़ा है उसको रेगुलरली रिवाइज करें। तो इन 3 आई थिंक आवर्स के साथ आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बीइंग ए आईएएस ऑफिसर सर, आपका काफ़ी टाइट शेड्यूल रहता है, तो इसमें खुद को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है और फैमिली को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? जी, आई थिंक दिस जॉब इज़ वेरी डिमांडिंग फ्रॉम द व्यू ऑफ टाइम। आपका दिन का आई थिंक 2/3 पोर्शन जो है वो पब्लिक लाइफ में रहता है, ऑफिस में रहता है। एंड कई बार जैसे कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो 24 आवर्स का भी रहता है। बट इसमें सेल्फ को टाइम देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी और आपके जो सेल्फ के एस्पिरेशंस हैं, आप सर्विस में जो खुद अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसको देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसीलिए मेरा मूल मंत्र इसमें जल्दी उठना है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जनरली फ़ोन्स भी हमारे नहीं आते हैं, जो कि 24 घंटे बजते हैं, और उस टाइम जनरली पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। एंड नेचर ने ऐसा बनाया है कि आप उस समय बहुत अच्छा फील भी करते हैं, यू कैन एन्जॉय नेचर। सो सेल्फ को टाइम आई गिव इन द मॉर्निंग। फैमिली का टाइम जनरली व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस और इवन बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई स्पेंड इट विद माई फैमिली। आई डिस्कस विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, और हम लोग अपने भी प्लान्स बनाते हैं, कभी वेकेशंस में जाने के, कभी उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो इट्स अ गुड बैलेंस आई थिंक जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, और उसके लिए आप जितने जल्दी अपना दिन स्टार्ट करते हैं उतने अच्छा आपके लिए रहता है। मुझे लगता है कि सर से आप लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, और मुझे लगता है कि उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, स्टूडेंट की तरफ से सवाल है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीज़ें करना चाहिए, या फिर सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए? देखिए, लाइफ में किसी भी स्टेज में सिर्फ आप एक काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या इवन आप जॉब में जब सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने लाइफ में एक जो आप कह रहे हैं एक पर्सनल जो स्पेस है वो हमेशा क्रिएट करके रखना चाहिए। एस्पिरेंट्स के पास क्योंकि टाइम एक लिमिटेड रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आपको 3 आवर्स हैं रीड, रेस्ट एंड रिवाइज, इसके साथ एक 4th आवर एक रिक्रिएशन भी आ सकता है। तो प्रिपरेशन के टाइम मैं काफ़ी नॉवेल्स पढ़ता था, मैं मूवीज़ भी देखता था, क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू के हॉबीज़ में भी मूवीज़ और नॉवेल्स पढ़ना ही लिखा था। तो एक तरीके से वो काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता था और मैं कुछ सीखता भी था उनसे। इसके अतिरिक्त आपका एक पीयर ग्रुप होता है, जनरली आपके पीयर ग्रुप का थॉट प्रोसेस जो है वो आपसे मैच करना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आप
पढ़ाई के टाइम या लाइफ में कभी भी अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक अदर देन स्टडीज़ यू शुड हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी आई थिंक यूज़फुल जो आप रिक्रिएशन करते हैं उसका आउटकम हमको इफेक्टिवली मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी कोई भी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं एंड ऑलवेज नेचर के साथ आप जितना बाइंडेड रहेंगे, शाम को आपको वॉक कर सकते हैं, सुबह आप वॉक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ सर से सीखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था जब मुझे ये भी पता चला कि होशंगाबाद में आप सीईओ जिला पंचायत रहे और वहाँ आपने एक मेले के बजट को 60-70 लाख के एक बजट को सर 10 लाख पे ले आए थे। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ सर? जी। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा उस समय के लिए कि 60-70 लाख के बजट को 10 लाख पे लाना, तो वो आपने कैसे किया सर? ये होशंगाबाद में नागद्वारी का एक मेला होता है जिसमें लगभग प्रतिदिन वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं और ये 5-6 दिन का मेला रहता है जिसमें 10 से 15 लाख की भीड़ आती है। उसमें हम लोग कई प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं क्योंकि ये बारिश का समय होता है तो हम उनके रुकने की और उनके टेंट की व्यवस्था भी करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो हमारा बेसिक खर्चा जा रहा था वो हमारा टेंट्स में जा रहा था और 90% जो टेंट्स थे वो अंदर जंगल में लगते हैं। तो जो हमारा हेड क्वार्टर था वहाँ से जो टेंट्स लगने की जगह थी वो 13 किलोमीटर अंदर था जंगल में और वो माउंटेन्स के बीच में था। पचमढ़ी इज़ अ वेरी माउंटेनियस टेरेन। तो उसमें भी मेरी फिटनेस को मैं श्रेय देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जनरली लोग जाते नहीं थे। वो मेला शुरू होने के 1-2 दिन पहले जाके हम लोग देख के आ जाते थे कि सभी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। बट ड्यूरिंग द मेला भी हम लोग गए और लगभग मैं 6 दिन में हम लोग लगभग 4 बार मैं वो 13 किलोमीटर का ट्रैक आना जाना मैं करता था। तो उस कारण से एक तो बॉडी ने मुझे अलाउ किया, फर्स्ट थिंग ये था। दूसरा हमने सब कुछ खुद गिना कि कितने टेंट्स थे, तो वो जो काउंटिंग कर रहे थे उसका 10% का बिलिंग इस बार हुआ। तो हमने वहाँ पे एक्सपेंडिचर को रोका एंड सेम चीज़ हमने फूड पैकेट्स बांटते थे वो भी हम लोगों ने उसको काउंटिंग के साथ कराया। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो ड्रास्टिकली लगभग 90% कम हो गया और इस कारण से हम लोग इसको बजट इफेक्टिवली कर पाए थे। तो जो एस्पिरेंट भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एथिक्स क्या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और जिस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने बजट को लो किया है, तो ये आपकी मदद यहाँ पर कर सकता है। सर, बीइंग ए आईएएस ऑफिसर काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो उस पॉलिटिकल प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर एक मिथ है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस डेमोक्रेटिक पावर को। तो उनके तरफ से भी जो भी डिमांड्स रहते हैं वो इट इज़ आई थिंक द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, ऑफ द वोटर्स, और वही आपको वो पुटअप करते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग जो होता है उसको हम लोग हमेशा करते हैं। जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है वो हम उनसे डिस्कस करते हैं और वो भी समझदार होते हैं बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड। सो आई थिंक पॉलिटिकल प्रेशर इज़ अ मिथ। एक बहुत अच्छा आपका एक आई विल से कोऑर्डिनेशन होता है। कई बार हम कुछ चीज़ करने में असमर्थ रहते हैं तो हम उनका सपोर्ट लेते हैं और कई बार जो उनकी बातें रहती हैं वो हम रूल्स में, फ्रेम्स में लाके हम सभी को पूरा भी करते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चला होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर एक मिथ है और कैसे कोऑर्डिनेट करके सरकार और जो है ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, इससे आपको ये पता चला होगा। सर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना डिफ़िकल्ट था, क्रैक करना या आसान था, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और एक एस्पिरेंट को कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए? ओके, सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन कि यार डिफ़िकल्ट तो था। आई विल नेवर से कि बिकॉज आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट इट वॉज वेरी ईजी, बट आई वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव गिवन माई 100% बिकॉज आई वॉज टोटली डिवोटेड टू माई स्टडीज़। सो किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जो उनका मोटिवेशन रहता है वो इंटरनली रहना चाहिए। नोबडी कैन गिव यू एन एक्सटर्नल मोटिवेशन। वो आपको 2 दिन 3 दिन काम आएगा, but till you are internally motivated to get this thing and achieve what you want to achieve in life, be it UPSC or any other aim in your life, that was the, I think, key I will say element in my preparation. Secondly, never doubt. I never doubted that I will never be selected. It was a matter of thing that I will either never give UPSC or I will get selected. So that way, a do or die situation I will not say, but you should never doubt your efforts because you know it honestly inside you, either you are giving your 100% or not. So it was a very tough journey. That journey itself, it's the exam timeline itself is of 1 year and you have to prepare in advance. So like minimum 1.5 year you have to devote for this examination. So your mindset should be like a marathon runner. It cannot be sprint कि आपने 2 दिन पढ़ाई की और आप फिर 3 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 1 दिन आपने गैप ले लिया. It should be a set routine. It should be a
devoted number of hours in your studies, and a mindset is very necessary because what you are thinking for this entire 1.5 year वही आप प्रोड्यूस करेंगे आप आंसर राइटिंग के टाइम पे एग्ज़ाम में। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे टाइम कुछ और सोच रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो और आप एकदम से एग्ज़ाम लिखने जाएं, यू कैन जस्ट ब्रश इट आउट देयर। सो वो एक माइंड सेट अगर आपने सेट कर लिया तो यूपीएससी या कोई और एग्ज़ाम आप क्लियर करने में आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके सर, जैसा कि अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो आपकी मार्किंग के बारे में मुझे पता चला, आपके शायद 208 मार्क्स थे इंटरव्यू में। तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा मार्क्स आना और कैसे आपने मतलब इंटरव्यू की प्रिपेयर करी, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे लगता है माहौल नहीं होता था। इंटरव्यू हमारे टाइम क्योंकि 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था तो 275 मार्क्स का हो गया था, पहले 300 मार्क्स का होता था आई गेस। तो उसमें इंटरव्यू के बारे में नो बडी न्यू व्हाट दे विल बी आस्किंग बिकॉज द एंटायर मार्किंग सिस्टम हैज़ चेंज्ड। तो जनरली ये रहता है कि आप 1.5 साल का जो आपकी पढ़ाई का जो पीरियड रहता है उसके टाइम पे आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि जब आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंडली हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ही इज़ नॉट एन एस्पिरेंट, तो उसको आप उतना टेक्निकल मतलब जवाब देंगे, उनको उतना फैक्ट्स नहीं पता जितना आपको पता है। वो एक कॉमन सेंसिकल आपका जो DAF रहता है उससे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी दैट यू हैव डिपिक्टेड इन योर DAF. So my simple, I will say, mantra was firstly I wrote as many things about myself in DAF. People had different views. Like I wrote 5 hobbies: reading novels, watching movies, listening to songs. General hobbies I wrote. So everybody was like, "You have written so many hobbies." So people might ask so many questions. But once you do not give them to be asked something from your DAF, वो आपसे random question पूछेंगे. तो वो chances बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर आपने DAF में उनको इतना मटेरियल दे रखा है कि वो उसके बाहर पूछने के पहले उनको सोचना पड़ेगा, तो देन योर DAF इज़ द जो एरिया है उसी फ्रेम में वो पूछते हैं। सो दैट वाज वन एडवांटेज फॉर मी। सेकेंडली जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आता था आई यूज्ड टू वेरी हम्बली से कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस आंसर एंड आई हम्बली सबमिट टू दिस। सो इट शोज़ योर ह्यूमिलिटी, क्योंकि हम कभी भी किसी भी स्टेज में ये नहीं कह सकते हैं कि हमको सब आता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल उसको हम्बली एक्सेप्ट कर सकते हैं। योर पोलाइटनेस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड देयर। सो दैट वे आई थिंक इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ गिविंग राइट आंसर्स एंड आई वॉज नेवर गिविंग आंसर्स फॉर लाइक ड्रैगिंग इट फॉर टू लॉन्ग। आपसे जो पूछा गया है अगर आपको आता है तो आप उसे क्रिस्प में बता दें, और नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दें। इफ़ यू स्टार्ट टू बीट अराउंड द बुश तो वो फॉलो अप क्वेश्चन आपके आंसर से स्टार्ट हो जाता है। एंड देयर आर मैनी इंसिडेंसेस जो आपके DAF से भी संबंधित नहीं था, करंट अफेयर से भी नहीं था, बट आपने कोई ऐसा वर्ड बोला जिसको पैनल में किसी ने पकड़ लिया एंड दे स्टार्टेड टू आस्क यू अबाउट दैट। सो दैट टाइम यू गेट नर्वस कि ये कहाँ से आ गया। सो आपको अपने इंटरव्यू में लीडिंग आंसर देने चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा तो यू शुड नो व्हाट आर द की वर्ड्स आई एम स्पीकिंग। एंड सेकेंडली इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग डोंट बीट अराउंड द बुश, पोलाइटली से कि सर आई कैन नॉट से द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सर ने काफ़ी अलग स्ट्रेटेजी बताई है, क्योंकि आप लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ तो ये देखने को मिलता है, आप बोलते हैं कि DAF में सर हमको कम हॉबीज़ के बारे में बताना चाहिए, और मुझे लगता है काफ़ी सर ने स्मार्टली ये चीज़ को मैनेज किया और तभी सर के 208 मार्क्स हैं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, कि प्रिपरेशन जर्नी का कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो जो सबसे अलग था या उससे हमको सीखने को कुछ मिले। प्रिपरेशन जर्नी का मैं आपको स्ट्रगल वाला पार्ट बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली में ही ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं रहता था। वो एक अपने आप में इतना अनकंफर्टेबल स्टे रहता है बिकॉज यू स्टे इन अ वेरी स्मॉल रूम, इट इज़ क्राउडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन देर इज़ सो मच नॉइज़ देयर, आप सो नहीं पाते हो बिकॉज दिल्ली में देर इज़ सो मच नॉइज़ इज़ देयर। तो एक तो वो चीज़ हमेशा मुझे प्रोपेल करती थी कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। सेकेंडली वन पर्टिकुलर इंसिडेंस दैट आई ऑलवेज रिमेंबर इज़, कई बार होता था कि खाना जो था वो टिफ़िन शाम को टाइम पे नहीं आता था, तो मैं अपने टाइम पे सो जाता था, बट भूखे पेट अगर आप सोएंगे तो आपकी नींद खुलेगी। सो आई वेंट टू टेक माई टिफ़िन आउटसाइड, पर जब तक मैं गया उसको लेने के लिए तो चूहों ने उसको ऑलरेडी दे हैड रूइंड इट। सो आई हैड टू स्लीप एंटायर नाइट लाइक एम्प्टी स्टमक, एंड वो नींद भी नहीं आ पाई मुझे, और नेक्स्ट दिन का जो रूटीन था वो ऑलरेडी जो मैं स्टार्ट करता था अपना दिन वो उतने अच्छे से नहीं हो पाया। सो इट वॉज वन एपिसोड वेयर आई वॉज लाइक वेरी टर्मोइल्ड एंड आई कॉल्ड माई पेरेंट्स की दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ एंड आई डोंट नो इफ़ आई कैन स्ट्रगल दैट मच। बट देन वही चीज़ मोटिवेट करती है कि लाइफ में आप जब तक ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं करेंगे जो आपको प्रोपेल करे आगे बढ़ने के लिए,
तो वो चीज़ें फिर आपको मोटिवेटर की तरह काम आती हैं। आई थिंक दैट स्ट्रगल एंड दैट अनकम्फर्टेबल जर्नी was I think the biggest motivator for me for the entire journey. ओके सर, बहुत इस इंसिडेंट से मुझे लगता है बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि गिव अप कर दें, तो एक एस्पिरेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए कि ताकि वो गिव अप ना करें? देखिए, एनीबडी यू कैन से, भगवान ने भी हमको जो बनाया है, हमारी हार्ट बीट भी साइनोसाइडल ग्राफ में चलती है। इट्स नेवर द प्लेन मीन्स डेड. So you cannot have a constant mindset for like a longer period of time because we are human beings and fluctuations are a part of life. So वही मैं कहूँगा, आपको सेल्फ मोटिवेटिंग बनना है. आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपको बिल्कुल इसमें काम आता है. जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप करूँगा तो आई यूज्ड टू वॉच फ्यू गुड मोटिवेटिंग मूवीज़ लाइक परसूट ऑफ हैप्पीनेस, सिंड्रेला मैन, जो रियल लाइफ पे बेस्ड हैं और जो दिखाया गया है कि वो लोग एकदम लाइफ से हार चुके थे बट उन्होंने हार नहीं मानी, दे अगेन केप्ट ऑन मूविंग. सो वन थिंग दैट आई लर्न ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फॉलन डाउन. गिरना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद आपको फिर से उठना इम्पॉर्टेंट है. कई बार मेरे नंबर कम आते थे मॉक टेस्ट में, कई बार मुझे लगता था कि ऑब्वियसली क्योंकि 1.5 साल तक आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं. मेरे आईटी के बैचमेट्स थे, वो यूएस में अच्छी नौकरी में थे, दे वर हैविंग देयर ओन कार्स एंड बंगलोज एंड आई वाज लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि मैं 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, है ना. तो इट इज़ अ एज ऑल्सो आपकी ऐसी होती है कि जो आपको डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास बहुत होता है. बट अगेन आई यूज्ड टू वॉच फ्यू गुड मूवीज़. माई पीपल लाइक माई फ्रेंड्स हु वर देयर, वो भी मेरे साथ काफ़ी मेहनत करते थे तो उनके साथ मैं शेयर करता था, तो वो भी कभी कभी अच्छी आपको बातें बताते थे. सेकेंडली आई थिंक द बिगेस्ट मोटिवेटर दैट यू हैव इज़ योर पेरेंट्स. एवरीबडी शुड एक्सप्रेस वॉट देयर फीलिंग्स टू देयर पेरेंट्स कि साहब हमें अभी इतना बेकार लग रहा है या अच्छा लग रहा है, मैं घर आना चाहता हूँ या आप यहाँ पे आ जाइए. तो थोड़ा सा फ्रेम चेंज करने से भी आपका जो मोटिवेशन है वो वापस आता है. So I think in this journey the biggest important thing is to restart the engine. Even if you have like shut down, तो हमें करना ही पड़ता है कभी कभी, तो उसको रीस्टार्ट करके वापस उस एनर्जी के साथ और डबल एनर्जी के साथ अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आई थिंक देन यू विल एन्जॉय द प्रोसेस अलॉट. ओके, आई थिंक मुझे लगता है इस चीज़ से तो काफ़ी आप लोग को सीखने को मिलेगा. दोबारा डबल एनर्जी के साथ आपको स्टार्ट करना होगा जैसे कि सर ने बताया. सर, मैं आपके बारे में जैसे पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि जैसे आपने अभी कुछ समय के लिए आपने कलेक्टर पद का प्रभार भी संभाला था और उस समय बाढ़ की भी स्थिति थी और आपने काफ़ी बड़ा रोल वहाँ पर प्ले किया. तो उस सिचुएशन के बारे में सर कुछ बताना चाहते हैं, उस इंसिडेंट के बारे में? जी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंसेस हमें लगता है कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हमारी ट्रेनिंग भी बहुत हद तक इसमें ओरिएंटेड रहती है. बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ टोटली रैंडम. इट इज़ जस्ट लाइक यू डू नॉट नो द क्वेश्चन पेपर, डू नॉट नो द सिलेबस एज वेल. तो हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है, बट एक बेसिक रूल रहता है हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कि डिसेंट्रलाइज्ड हमें तैयारी करनी चाहिए. इन केस ऑफ गुना, रात में एकदम से बाढ़ आई थी ऑन 21st इवनिंग एंड 21st मॉर्निंग तक वी वर गेटिंग सो मैनी कॉल्स लाइक कि हर जगह ये था कि हमारे गांव में पानी है, भरते जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड अ वेरी गुड टीम वर्क. हमने पैनिक मोड में नहीं आए, हमने अपनी टीम को डिसेंट्रलाइज करके हमारे एसडीएम्स के हवाले किया और जहाँ से भी हमें ऐसे पैनिक कॉल्स आ रहे थे और हम उसे वेरीफाई करते थे पहले बिकॉज मोस्टली एवरीबडी वॉज पैनिक. तो हमें जहाँ भी लगता था हम वहाँ पे अपनी टीम को भेज के, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना एंड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, वो हमने अपना मंत्रा बनाया. कई जगहों पे हम इनएक्सेसिबल हो चुकी थी हमारी टीम्स, तो हम एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी नहीं जा पा रही थी. तो हम लोगों ने वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज के थ्रू उनको कहीं पे शिफ्ट किया और वहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ थे, इवन सम जो हमारे नॉर्मल सिटीजन्स थे, उन्होंने भी काफ़ी इसमें वॉलंटियर किया. सो देयर वॉज नो इंसिडेंट्स लाइक देयर वॉज नो कैजुअलिटी एंड वी रेस्क्यूड अराउंड 1300 पीपल इन अ सिंगल डे एंड 20 लोकेशंस पे हम लोगों ने रेस्क्यू टीम किया. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग रेस्क्यू ऑपरेशन और इसका मेन मूल जो मंत्र था वो टीम वर्क था और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था. ओके सर, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर गोल्स? क्या सोच रखा है आपने, क्या प्लानिंग है आगे की? आई एम स्टिल स्टडिंग अ बिट बिकॉज स्टडिंग आई लाइक टू रीड इन जनरल.
बट आई एम प्लानिंग टू अपीयर फॉर CFA। तो मेरा लेवल 1 ऑलरेडी क्लियर है, तो आई एम गोइंग फॉर लेवल 2 नाउ। एंड इसके साथ साथ मेरा फ्यूचर में अगर थोड़ा सा टाइम अगर मुझे और मिलता है तो आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक एज वेल। एंड लॉन्गर टर्म में तो आई विल बी गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ मे बी, बट अभी आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज दिस सर्विस इज़ वेरी आई विल से इसमें आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से मिलती हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में मेरा CFA का प्लान है, एंड हाई मतलब लॉन्ग टर्म में आई विल बी गोइंग फॉर हायर एजुकेशन। सर 16 सितंबर को अभी UPSC मेंस है, तो अभी लास्ट टाइम में एक UPSC एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेंस के लिए? ओके, सो आई थिंक 16 सितंबर आपके पास 10 दिन से भी कम का समय अभी है, तो आई विल से कि डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। जो आपने पढ़ा है आप उसी को रिवाइज़ करें। कुछ भी आप नया पढ़ने जाएंगे तो इट विल मेक यू नर्वस। सेकेंडली, कीप योर ईयर्स वेरी लिमिटेड। आप सबसे सजेशंस नहीं लें, क्योंकि किसी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है या आर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको बताएंगे कि आपने ये बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो आई विल से कि आप उन्हीं लोगों से डिस्कशन करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं। सेकेंडली, आई विल से कि अपना सिलेबस ज़रूर आप लोग देख लें कि कोई अगर पॉइंट ऐसा है जो छूट गया हो एट द कॉस्ट ऑफ नॉट रीडिंग समथिंग न्यू, तो वो आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स पढ़ना मत छोड़िए। आप हमेशा करंट अफेयर्स का जो आपका, क्योंकि 1.5 साल का एक जर्नी है जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स है, तो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहें, क्योंकि मेंस के व्यू पॉइंट से इस टाइम पे करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सर भोपाल में भी आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं और ये UPSC के GS का पार्ट भी है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या, और ये कितना रिलेवेंट है अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के, और इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए या हो सकते हैं? ओके, सो स्मार्ट सिटी के 3 मॉडल्स हैं। किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 मॉडल्स हैं। पहला है रेट्रोफिटिंग, जिसमें कि आप एक मॉडल लेते हैं फॉर लाइक आपने एक अर्बन में कोई एरिया ले लिया, जिसमें आप करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मोल्ड करके रेट्रोफिट करके उसमें आप उसको वापस से कुछ नया आकार देते हैं। सेकंड इज़ रीडेवलपमेंट, जो भोपाल स्मार्ट सिटी में जहाँ पे मैं था वहाँ पे ये मॉडल था। वहाँ पे हम लोगों ने एक एरिया लिया जिसको हमने टोटली डिमोलिश किया, एंड देन वी स्टार्टेड टू क्रिएट एज अ यू कैन से एज अ साइबर सिटी और एक इकोनॉमिक्स हब के टाइप का हम लोगों ने उसको बनाया। थर्ड इज़ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें आप ना तो रीडेवलपमेंट में जाएंगे ना रेट्रोफिटिंग में जाएंगे, आपको एक एम्प्टी पीस ऑफ लैंड मिलेगा जिसमें कि आप अपना ज़ीरो से डेवलप करते हुए एक स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं। इन 3 मॉडल्स में ही हमारा स्मार्ट सिटी का बेसिक कंसेप्शन है। द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज स्मार्ट सिटी इज फेसिंग इज, फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी डू नॉट हैव अ क्लियर आई विल से एम हियर, बिकॉज इट गेट्स वेरी रैंडम। क्योंकि ये पहली बार ये ऐसा कॉन्सेप्ट आया है और इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा चैलेंज वहाँ पे आता है कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। एंड विद द चेंज ऑफ पावर, सीट ऑफ पावर, आपको कई बार आपके एम्स भी चेंज होते हैं, तो वो एक मेन चैलेंज है। दूसरा, सिटीज़न का जो इंट्रैक्शन है स्मार्ट सिटी के साथ, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं कि स्मार्ट सिटी के बारे में कि है क्या। सो जो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि हाउ डू दे सी देयर सिटी एज स्मार्ट, तो वो एक रहता है। तो ये पूरा आइडिया जो है, एक बार्सिलोना जो हमारी सिटी है, मैड्रिड एंड बार्सिलोना इन स्पेन, वहाँ पे है कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आप नॉर्मल काम के लिए लीस्ट इकोनॉमिक इनपुट के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप एक अच्छा आउटपुट ले पाएँ और अपना एनर्जी का कंजम्पशन कम कर पाएँ, ग्रीन जो एनर्जी है उसके ओरिएंटेटेड रहे, और उसके साथ जो आपका ट्रांसपोर्ट और ये जो पूरा कम्युनिकेशन का जो प्लान है वो एक इंटीग्रेटेड प्लान रहना चाहिए। तो इन सब को मिला के स्मार्ट सिटी का एक विज़न बनाया गया था। इसके लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे है। इट्स 20 पेज डॉक्यूमेंट, जिसको पढ़ के कोई भी आदमी और किस दिशा में हम जा सकते हैं वो एक बार देख सकते हैं। ओके, आई थिंक UPSC एस्पिरेंट को तो स्मार्ट सिटी के बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, और सर का काफ़ी बड़ा रोल भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी रहा है। सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब का जो सिनेरियो होता है कि जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो कोई चेंजेस देखने को मिला है कि जब आप IAS आदित्य सिंह सर से मिलते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। आई थिंक इन माई केस मैंने दोनों पर्सनैलिटीज़ को बहुत डिफरेंट रखा है। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं पूरे तरीके से भूल जाता हूँ कि मैं किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी वार्मथ और उसी लव के कारण, उसी ग्रैटिट्यूड के कारण मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। तो देयर इज़ नो डिफरेंस व्हेन आई मीट माई रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स।
फ्रेंड्स का भी सेम है, आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, तो व्हेन वी मीट वी टॉक, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में मिलते थे। बट ये ज़रूर है कि एक जनरल परसेप्शन जो आपको लेके रहता है कि वो चेंज होता है लोगों का, क्योंकि आपके पास काफ़ी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एंड प्लस इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन, सो पीपल सी यू विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड दे लुक अपॉन यू, बिकॉज आप जो भी करते हो वो एक एग्जाम्पल की तरह सेट होता है, चाहे वो अच्छे डायरेक्शन में हो चाहे बुरे डायरेक्शन में हो। सो वो एक आई विल से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधों पे होती है वो बढ़ जाती है, टू इंस्पायर पीपल, टू मोटिवेट पीपल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एंड आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ इज़ द बेस्ट थिंग। आपको यू शुड नेवर बी प्राउड ऑफ वॉट यू हैव डन, बिकॉज सक्सेस इज़ नेवर एब्सोल्यूट, इट्स अ रिलेटिव टर्म। You can be successful in terms of some people, but you are still a lot behind in comparison to a lot of people. So आप हमेशा ऊपर देखते रहेंगे तो आपको a lot of things लगेगा कि आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही आपके लिए ह्यूमिलिटी का काम करता है। सो आई थिंक इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ फॉर मी। ओके, तो सर आपके टाइम पे भी ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें, मतलब एक एक्सपर्ट को क्या करना चाहिए? एक जनरल परसेप्शन रहता है, लाइक वन ऑफ माई बैचमेट्स जो मेरे साथ कोचिंग में भी थे और मेरे साथ कॉलेज में भी थे, उनका ये एटीट्यूड रहता था कि यार जो लोग 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, वो भी अपीयर होंगे, कुछ लोग सर्विसेज में भी रहते हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं, तो आपका जो चांसेस है वो कम हो जाता है। बट आई से कि सब पैरेलली चल रहे हैं इसमें, देयर इज़ नो इंटरसेक्शन ऑफ 2 पीपल हु आर स्टडिंग। जो आप ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ऑनेस्टली मेहनत करेगा, उसका हो जाएगा। सो जो भी नेगेटिव थाट्स है, मैं इसलिए कहता हूँ नेवर डाउट। अगर आपने डाउट किया है तो देन यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ टाइम। 22 to 27 30 ईयर्स आप इसमें अपने आप इन्वेस्ट करते हैं, और उस समय अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से नहीं मिलेगा। सो बी अवे फ्रॉम दीज पीपल। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। एंड देयर इज़ ओनली वन मंत्रा फॉर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज़ टू रीड द सिलेबस वंस एंड रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एंड बी वेरी फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड। सर बहुत सारे एस्पिरेंट का ये सोचना होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना पहली बार में काफ़ी मुश्किल है, और मुझे लगता है आप एग्जाम्पल भी हैं इसके, आपने 22 ईयर्स में फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो वो माइंडसेट को कैसे चेंज करें, और मतलब पहली बार में क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए एस्पिरेंट? मेरा ये मानना है कि जो रीड रिवाइज रेस्ट में बोल रहा था, इसमें रिवाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपका सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि आप एक बार अगर उसे पढ़ते हैं तो जो आपने पहले पढ़ा है वो आप एंड तक आते आते आपका पहला पोर्शन आप भूल जाते हैं। एंड इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। तो मेरा मंत्र ये था कि हम कम से कम इसको 3 से 4 बार मैं रिवाइज़ करूँ। तो पहली बार सिलेबस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ नया लगेगा। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो बिकॉज सिलेबस इज़ सो वास्ट, आपको काफ़ी चीज़ भूल चुकी होंगी, तो आप थोड़ा सा और फोकस होकर पढ़ते हैं। थर्ड टाइम व्हेन यू रिवाइज इट तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज यू आर एबल टू रिकॉल इट इन अ बेटर वे। एंड फोर्थ टाइम इज जस्ट टू चेक इफ समथिंग हैज़ नॉट बीन लेफ्ट आउट। सो दिस वॉज माई बेसिक मंत्रा। सेकेंडली, इफ़ यू डिवोट 100% टू दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है। आई थिंक इतना अच्छा सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का डिफाइंड नहीं होता है, तो उन्होंने टॉपिक्स भी बहुत एलेबोरेटली आपको दिए हैं। तो अगर आप अपने सिलेबस से स्टिक करते हैं एंड यू डू नॉट रीड एनीथिंग, क्योंकि आज के टाइम पे एक टॉपिक के 10 बुक्स हैं, तो रैदर देन रीडिंग 10 बुक्स अबाउट द सेम टॉपिक, यू शुड डिवोट दैट टाइम टू कवर नेक्स्ट 10 टॉपिक्स। देन यू शुड टेस्ट इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, बिकॉज देर इज़ सो मच मॉक टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ कि वो हम उनके माइंडसेट से नहीं सोच सकते हैं। जो यूपीएससी ने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आप उनको आंसर कर पा रहे हैं आफ्टर योर रीडिंग, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो एक स्मार्ट वर्क जरूरी है रैदर देन हार्ड वर्क, आई विल से, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहे। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इज़ वेरी ईजी इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू नो वॉट यू आर रीडिंग। You need not read all the books in the market, because we are not here to do a PhD or a master's in the topic. We are here just to give a rightful answer from the mindset of a bureaucrat. और अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक जिन लोगों को भी दिमाग में एक क्वेश्चन था कि पहले बार में क्रैक किया जा सकता है नहीं, तो सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका आंसर किया, और सर इसका एग्जाम्पल भी है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आता है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रिपरेशन के साथ साथ आईएएस की क्वालिटी को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, या क्वालिटी कैसे डेवलप की जा सकती है? ओके, सो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है।
बिकॉज आपका सिलेबस जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया की इकनॉमी के बारे में, जोग्राफी, हिस्ट्री, यू नो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया. सो द ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. सेकेंडली, आपका माइंडसेट जो बेसिकली जो मैं अभी बात कर रहा था, जो आप 1.5 साल की जर्नी में एक माइंडसेट बनाते हैं, वो आप जो चीज़ पढ़ते हैं वही चीज़ आप उसके बारे में सोचते हैं. तो वो एक माइंडसेट आपका ट्रेनिंग मतलब आपके प्रिपरेशन के टाइम में ही बन जाता है, और उसको आप ब्रशअप सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपके दिमाग में आपके सिलेबस और आपके जो एम है उसको छोड़ के और कोई चीज़ नहीं आए, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस द आंसर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन IAS ऑफिसर. तो आपको उस हिसाब से अपना माइंडसेट बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत फोकस्ड रखना ज़रूरी रहता है. और यदि आप इस डायरेक्शन से पढ़ते हैं, लाइक जैसे आपके जो एडिटोरियल्स आते हैं वो कई बार बहुत न्यूट्रल लिखे जाते हैं, कई बार एक क्रिटिकली एक तरफ से आप उसको एनालाइज क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो एक बैलेंस्ड आपको व्यू पॉइंट होना ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ में आप दोनों चीज़ों को देखें. यू कैन ऑलवेज फाइंड द एवेन्यूज़ टू इम्प्रूव इट एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड सर्टेन डिफ़ॉल्ट्स इन द सिस्टम. तो हमें बहुत सिनिकल नहीं होना है, और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर अप्रोच करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट माइंडसेट फॉर एनी ब्यूरोक्रेट. सर, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब एक IAS ऑफिसर का काफ़ी बार ट्रांसफ़र होता है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करते हैं, क्योंकि हर जगह की एक अपनी अलग सिचुएशन होती है, तो उसके बारे में आपका क्या बोलें? देखिए, ट्रांसफ़र इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपका एक टाइम के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होनी एकदम इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट हैज़ बीन सेट अप. सो ट्रांसफ़र कैन बी टेकन एज अ, बिकॉज आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. इट्स नॉट लाइक कि आपको ट्रांसफ़र आपको किया गया है तो नाउ यू डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू. एंड इंडिया इज़ सच अ कंट्री जिसमें आपको किसी भी सेक्टर में अगर आपको भेजते हैं तो देयर इज़ प्लेथोरा ऑफ वर्क दैट यू कैन डू. सो आई हैव ऑलवेज टेकन ट्रांसफ़र इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आई थिंक हमारा एक दायित्व होता है कि हम उसे जुडिशियसली उसके साथ अपना निर्वहन करें. एंड इट हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम कि ट्रांसफ़र आपका कोई रैंडम बेसिस पे नहीं होता. इट्स अ वेरी वेल थॉट अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट इज़ बीन टेकन, एंड इट्स ऑलवेज अ चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ चेंज ऑफ द गोल्स दैट यू हैव इन लाइफ. एंड सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए. आप नए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, नए डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपका जो एक एक्सपोजर है वो बढ़ता है. किसी दिन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, किसी दिन आप वेटनरी में या एग्रीकल्चर में काम करेंगे, तो आपको उन फील्ड्स के बारे में जो नॉलेज मिलता है वो मेरे ख्याल से एक IAS ऑफिसर के लिए सबसे रेयर होता है. सो दिस एक्सपोजर इज़ द बिगेस्ट थिंग. सो ट्रांसफ़र आई थिंक शुड बी टेकन एज अ ऑप्शन एंड अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर इन लाइफ. ओके. सर, एक फैमिली का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बीइंग ए IAS ऑफिसर. तो मैम से आपकी कुछ शिकायतें वगैरह रहती हैं जब आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं? आई थिंक इसका बेटर आंसर मेरे बेटर हाफ ही दे पाएंगे, तो वी कैन कॉल हर एंड आस्क हर दिस क्वेश्चन. कैन वी इनवाइट सर? यस यस श्योर. मैम, एक IAS ऑफिसर की लाइफ में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और सर का काफ़ी टाइट स्केड्यूल होता है, तो कभी आपको लगता नहीं कि सर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और वो वर्क लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हैं? सो इसके लिए मेन होता है कम्युनिकेशन एक हस्बैंड वाइफ के बीच में. आई लाइक इनिशियली तो जब नई शादी होते हैं तो हम लोग एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, बट विथ टाइम कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही ऑलवेज मेक्स अ पॉइंट कि इफ़ लाइक बहुत बिजी वीक जाता है तो वीकेंड पे मुझे टाइम दे रहे हैं. इवन 1 आवर ऑफ अ फुल अटेंशन जो वो दे देते हैं वो काफ़ी होता है. एंड हमें भी समझना चाहिए इन लोग के पास काफ़ी बेटर मतलब बिगर responsibilities हैं, like more than they have to look after so many people. तो मतलब हम लोग की तरफ से अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स देम. ओके. मैम, जैसे कि मुझे अभी पता चला कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप खुद भी वर्किंग हैं, तो कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करते हैं, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन आपकी काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? मैं पर्सनली मुझे इनकी तरफ से सपोर्ट बहुत मिला, तो आई एन्जॉय डूइंग बोथ. आई एन्जॉय लुकिंग आफ्टर द होम, और मैं अपना वर्क करना भी बहुत ज़्यादा मतलब एन्जॉय करती हूँ. तो वो बर्डन नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है दिस इज़ ओके, मतलब नॉर्मल लगता है. तो वो इसलिए नॉर्मल लगता है क्योंकि ये भी घर पे उतने ही मतलब अटेंशन देते हैं जितना देना चाहिए. तो डिस्ट्रिक्ट देखने के अलावा ये भी है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. ओके. ड्रीम प्लेस जहाँ पे आप सर के साथ जाना चाहते हो?
तो हम लोग हर साल की अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, और अगर हो सकता है तो जितनी इनको लीव मिल सकती है फिर उसी तरह हम कोऑर्डिनेट करके हम ट्रिप ज़रूर लेते हैं। और इफ़ आउटसाइड इंडिया नहीं जा पाते तो हम विद इन इंडिया एक फैमिली ट्रिप 1 वीक की रखते हैं। अदरवाइज़ हम अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली फेस्टिवल्स में विज़िट करते हैं। ओके, तो ड्रीम प्लेस कौन सी है मैम, कहाँ जाना चाहते हैं अभी? हम लोग की तो अभी यूरोप में है कुछ कंट्रीज रोड ट्रिप के लिए। ओके सर, अब हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। आपको इसका आंसर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में करना होगा। तो बढ़ता हूँ सर रैपिड फायर राउंड की तरफ। सर, हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? My father is the inspiration because he is the biggest hard worker that I have seen in my life. What scares you most? My ability to not achieve something either mentally or physically. So the point where I cannot challenge myself is the thing that scares me the most. Okay. What's something you like to do in your spare time? Either read or play or do something physical like exercise or cycling. Okay. Hollywood or Bollywood? Hollywood. Badminton or cricket? Tennis. Okay. Dream place where you want to go alone or with your family? In India it's always Himalayas, or outside India it's always Europe. Okay. Parting message जो सर आप एक यूथ को और एक एस्पिरेंट को देना चाहते हैं? आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को मिली है लाइफ में। सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि इतने बड़े एग्ज़ाम का पार्ट बन सके और अपना एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ आप दुनिया में, देश में आप उसको डिवोट कर सकें। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू पीपल हैव, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड वन थिंग इज़ देयर, इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। That's it for today. Thank you and have a nice day. थैंक यू।